स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 7 जो कि इंजाइम्स के बारे में है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं इन्हीं बुक के पॉइंट से बनाए गए शॉर्ट नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, जहां से हर एक टॉपिक को हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। आपके सामने ये नोट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। ये आपकी बुक के तमाम पॉइंट्स को जो है वो कवर करते हैं और अब हम इन्हीं से जो है वो फर्दर आगे स्टडी करेंगे। ये आपको लास्ट पे लेक्चर के प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए और आप इजीली इन शॉर्ट नोट्स से अपनी तैयारी कर सकें। तो मूव करते हैं चैप्टर 7 के पहले टॉपिक पे, जो कि है इंजाइम। सबसे पहले हमें जो है वो इंजाइम और उसकी डेफिनेशन को समझना है। इंजाइम क्या होते हैं? इंजाइम आर रिमार्केबल प्रोटीन विच स्पीड अप अ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अदरवाइज अकर एट वेरी स्लो स्पीड। तो बेसिकली इंजाइम जो हैं वो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। नोट्स से हम इसको समझते हैं। ये तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है, इंजाइम आर रिमार्केबल प्रोटीन दैट एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन विच वुड अदरवाइज अकर एट अ वेरी स्लो पेस और स्पीड। तो बेसिकली इंजाइम की डेफिनेशन लिखी गई है कि इंजाइम क्या होते हैं? ऐसे बायोकेमिकल हैं। बायोकेमिकल मीन ऐसी केमिकल जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट और इंजाइम बेसिक काम दोनों का एक ही है। कैटालिस्ट भी स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और इसी तरह इंजाइम भी स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शन को। दोनों में फ़र्क क्या है कि इंजाइम जो हैं वो बायोकेमिकल होते हैं और कैटालिस्ट मोस्टली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इंजाइम में और आम कैटालिस्ट में क्या फ़र्क है। तो इंजाइम जो हैं वो बायोकेमिकल हैं, काम दोनों का आगे सेम है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस चीज़ को मेंशन किया है कि बायोकेमिकल का वर्ड जो है वो आपने यहाँ पे याद रखना है। एक तो बायोकेमिकल है इस जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें की वर्ड, और दूसरा है कि ये स्पीड अप करता है या एक्सेलरेट करता है रिएक्शंस को। नेक्स्ट है कि इस चैप्टर के अंदर जो है हमने इंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और फैक्टर जो जो जिस पे इंजाइम डिपेंड करते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हम मेटाबॉलिज्म यानी एंजाइम जो हैं वो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। तो रिएक्शन को देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जिनको एंजाइम डील करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म आपके सामने यहाँ पे शो किया गया है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग विदन एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ, इट हैज़ टू मेन सबसेट। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म वो तमाम रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब वो रिएक्शन जो है उनको फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो मेन फील्ड है, उसके आगे सब डिवाइडेड जो है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। बहुत इजी हैं ये दोनों टाइप्स मेटाबॉलिज्म की। बिल्कुल भी आपने जो है इस परेशान नहीं होना। कैटाबॉलिज्म क्या है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के सिंपलर वंस में जो है वो कन्वर्ट करना, ये कैटाबॉलिज्म है। कैटास्ट्रोफिक आपने वर्ड सुना होगा, उसी से ही ये निकला है कि तोड़ना, तबाही मचाना। तो बेसिकली कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस रिलीजिंग एनर्जी। और ये भी आपने इसमें याद रखना है, एक तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, दूसरे नंबर पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इसकी एग्जांपल को अगर हम देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड को जो है वो तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी से हमारी बॉडी जो है वो अपने सारे काम करती है। इसी तरह लाइपोलाइसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल विच आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। आपको पता है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था बायोमोलिक्यूल्स में कि लिपिड जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। तो उनको भी तोड़ के जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ किया जाता है। अगर इसी रिएक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें डायाग्राम में,
तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स है, उसके दरमियान बॉन्ड्स बने नज़र आ रहे हैं आपको। तो जब इसको तोड़ के स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया, बॉन्ड्स आपस में से ख़त्म हो गए और एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ हो रही है, यानी कि प्रोड्यूस हो रही है, तो कैटाबोलिज्म हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एनाबोलिज्म आ जाता है। एनाबोलिज्म उसका बिल्कुल उलट है। एनाबोलिज्म रेफर टू बिल्डिंग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल वन। और इसके अंदर जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये कंज्यूम करता है एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस आ जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके। तो सिंपल सब्सटेंसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनको मिला के एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? सनलाइट से। इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन है फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ा जाता है और उसमें भी एनर्जी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखें, स्मॉलर यूनिट्स हैं, उनके दरमियान बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं हैं, एनर्जी जो है वो दी गई है, और लार्ज मॉलिक्यूल यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने हैं, उनके दरमियान आपको बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म जो है वो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन है, उसमें से कुछ रिएक्शन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, और जो सिंपलर को जोड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी, उनको हम एनाबोलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे हमिंग बर्ड आपको नज़र आ रही होगी, बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है। अगर इसमें हम देखें की पॉइंट है जस्ट नॉलेज के लिए कि हमिंग बर्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है अदर देन एनी एनिमल। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि ये कॉन्टीन्यूसली अपने पर जो हैं वो बीट करते रहते हैं। दे नीड टू ईट कॉन्स्टेंटली टू कीप अप देयर एनर्जी लेवल्स, और जिन्हें कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहना पड़ता है अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी आप अपने जहन में रखें कि हमिंग बर्ड का मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। यहाँ पे अगेन आपको एंजाइम की जो है वो डेफिनेशन नज़र आएगी, थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब वही कैटलिस्ट की बात आ गई, और साथ उन्होंने बायोलॉजिकल भी लगाया है ताकि ये पता चले कि बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाए हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये बनते हैं, ऐसे कैटलिस्ट हैं। दैट सिग्निफिकेंटली स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब ये डेफिनेशन जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फर्स्ट वाली डेफिनेशन से। इसमें एक तो ये भी बताया गया है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है वो है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, यानी कि एंजाइम जिस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसमें एट द एंड उतने के उतने ही निकल आते हैं। ये नहीं होता कि वो खुद भी जो है वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं। जितना एंजाइम हमने डाला है उतना ही एंजाइम वापस निकल आना है। इसकी जो है एग्जांपल वो डिफरेंट तरीक़ों से दी जाती है, जैसे कि एक कंपनी है उसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, तो एंजाइम एक बॉस की तरह जस्ट कंपनी के अंदर एंटर होता है, तो जो वर्कर हैं वो ज़रा फोकसली काम करना शुरू कर देते हैं, आपस में बातें वगैरह जो हैं, और इधर उधर के काम छोड़ के बॉस आ गया सर पे, तो उससे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये नहीं होता कि बॉस ने जाके उनके साथ काम करवाना शुरू कर दिया, जस्ट बॉस आके खड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही एंजाइम है। एंजाइम खुद जाके वर्क नहीं स्टार्ट कर देते, जस्ट वहाँ रिएक्शन के अंदर जाते हैं और रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और ख़ुद कंज्यूम भी नहीं होते। इसी तरह अगर हम करैक्टर्स की बात करें, ओके एक पॉइंट रह गया, दे आर प्राइमरीली प्रोटीन एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। एंजाइम जो हैं वो मोस्टली या प्राइमरीली क्या होते हैं? प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, और हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट का मतलब है कि वो हर एक रिएक्शन का एंजाइम जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही रिएक्शन का एंजाइम डिफरेंट
सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के साथ जो है उनको प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। हर रिएक्टेंट का जो एंजाइम है वो डिफरेंट होगा, तो इस लिहाज से ये लिखा गया है स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? जिसने एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो वो हर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की बात करें तो केमिकल नेचर में देख सकते हैं आपके एंजाइम, आपको पता है अभी मैंने बताया था कि प्राइमरीली प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन किसके बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं जिसमें जो हैं वो अमाइनो एसिड्स एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर अरेंज होते हैं, और इसमें 100 to 1000 अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़े हो सकते हैं, जिनके मिलने से एक प्रोटीन यानी कि एंजाइम बन सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, अलाउ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हमारा जो है वो टेम्परेचर या पीएच वगैरह बढ़ जाती है, तो उसमें जो एंजाइम काम करना छोड़ते हैं वो भी इसी वजह से छोड़ देते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव मोशन ऑफ जो पार्टिकल हैं या अंदर जो एटम्स हैं उनकी एक्सेसिव मोशन की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। की पॉइंट की बात करें तो सम आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम आल्सो एक्ट एज एंजाइम एंड आर फाउंड इन राइबोसोम स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब मैंने आपको ये बताते हुए कि मोस्टली जो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं, ये इसीलिए मोस्टली का वर्ड यूज़ किया था कि ज़्यादातर तो जो हैं वो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ अदर देन प्रोटीन भी एंजाइम हो सकते हैं। उनमें से एक की एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दी है कि सम आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड राइबोजाइम्स आल्सो एक्ट एज एंजाइम एंड आर फाउंड इन राइबोसोम स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और कुछ ख़ास वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एंजाइम जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं टू द रिएक्शन दे कैटालाइज, यानी ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम जो है वो कि कोई भी रिएक्शन में डाल दें तो उसको भी कैटालाइज कर देगा, उसको भी स्पीड अप कर देगा, ऐसा नहीं है। हर रिएक्शन का एक ख़ास एंजाइम है और वो उसी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, किसी और रिएक्शन को वो स्पीड अप नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अमाइलेज जो है स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, तो वो कैटालाइज सिर्फ यही कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर, मज़ीद और कोई नहीं कर सकता। यानी लाइपेज लिपिड के लिए है, इसी तरह प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने के लिए। तो ये हर जो इवन ये देख लें बायोमोलिक्यूल हैं जो कि फूड के अंदर मौजूद होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और ये स्टार्च और अमाइलेज वगैरह, ये जो स्टार्च, तो हर एक का डिफरेंट है। अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसी तरह लाइपेज लिपिड को कर रहा है और प्रोटीएज प्रोटीन को। तो इस तरह से स्पेसिफिक हैं हर एक एंजाइम जो है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दो टाइप्स हैं एंजाइम की, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है इनकी। इंट्रा सेलुलर एंजाइम फंक्शन विद इन सेल। अब इंट्रा का वर्ड ही इनसाइड के लिए यूज़ होता है। एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि एक सेल के अंदर ही काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और ये रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि साइटोप्लाज्म में पहले अकर होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस वगैरह साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो इंट्रा सेलुलर एंजाइम है। वहीं पे अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि आउटसाइड द सेल परफॉर्म करते हैं या फंक्शन करते हैं, तो ऐसे एंजाइम को हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है, जिसमें पेप्सिन वगैरह जो है, पेप्सिनोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो वाले जो हैं वो सारे आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के अंदर। इसी तरह आपने बाइल का भी सुना होगा, लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है, तो वो भी, और पेंक्रियाटिक जूसेस वगैरह भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। नेक्स्ट है को फैक्टर ऑफ एंजाइम। अब को फैक्टर्स को समझ लेते हैं।
कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और उसे हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन पार्ट है और उसके साथ सम टाइम नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच करना पड़ता है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ताकि वो एंजाइम फुली फंक्शनल हो जाए। तो ऐसे जो कोफैक्टर हैं उनके अंदर जो हैं आ जाते हैं मेटल आयन, लाइक यहाँ पे आयरन है, मैग्नीशियम है। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं उनमें आ जाते हैं, अब कोफैक्टर आपने यही याद रखना है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी कि प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, उसके साथ सम टाइम नॉन प्रोटीन पार्ट आके अटैच होना होता है ताकि प्रोटीन पार्ट यानी कि एंजाइम प्रॉपर वर्क कर सके। अब एक तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का मैंने बता दिया, अब ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर की आगे दो मज़ीद किस्में हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जस्ट ऐसे कोफैक्टर हैं जो कि टाइटली बाउंडेड होते हैं एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट के साथ, टाइटली बाउंड होते हैं, इनको अलग करना पॉसिबल या इजी नहीं होता। बायोटिन और हीम ग्रुप जो हैं इनके अंदर जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है। वहीं पे अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो ये लूजली बाउंडेड होते हैं, इजीली जो हैं डी अटैचेबल होते हैं। इनमें NAD और NADP जो एंजाइम हैं, आपको पता है ये दोनों जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले एंजाइम जो हैं ये कोएंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगेन एक ओवरव्यू में बता देता हूँ, कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज अटैच टू एन एंजाइम टू परफॉर्म फंक्शन फुली। और उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में जो है वो आपके सामने मेटल आयन लाइक आयरन और मैग्नीशियम आ जाते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि टाइटली बाउंडेड होता है और अलग नहीं होता, उसमें बायोटिन आ जाता है। और इसी तरह जो कोएंजाइम हैं वो भी बेसिकली कोफैक्टर हैं लेकिन वो लूजली अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहते बल्कि कोएंजाइम बोलते हैं कि वो लूजली बाउंडेड हैं, वो डी अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स को देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में एंजाइम यूज़ किए जा रहे हैं टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर फॉर ब्रेड, बन्स एंड चीज़ प्रोडक्शन। नंबर 2 पे पेपर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर हमें डिग्रेड करने के लिए स्टार्च टू रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ पेपर मेकिंग, उसमें भी यूज़ किए जा रहे हैं। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है कि थिकनेस, कितना कोई फ्लूइड जो है वो विस्कस है, कितना गाढ़ापन है उसके अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए गाढ़ेपन को। जैसे शहद है तो वो भी एक लिक्विड है लेकिन उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है देन वाटर। इसी तरह डिटर्जेंट में यूज़ किए जाते हैं प्रोटीएज रिमूव प्रोटीन स्टेन। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। और इसी तरह माइलेज टू रिमूव स्टार्च रेजिड्यू। फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन इनटू सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड फॉर यीस्ट फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन में आपको पता है कि यीस्ट की फर्मेंटेशन वगैरह भी की जाती है, उनको फूड चाहिए बैक्टीरियाज को ग्रो करवाने के लिए, तो स्टार्च वगैरह को डिग्रेड करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इजीली जो है वो बैक्टीरिया जो है उसको एज अ फूड यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। यहाँ से आप एक बार ओवरव्यू ले लें जो जो हमने पढ़ा है। यहाँ से एंजाइम पढ़ लिया है, कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम हमने स्टडी कर लिया। इसी तरह हमने जो है वो प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, ये सब कर लिया। मेटाबॉलिक रिएक्शन में किस तरह से यूजेस ऑफ एंजाइम को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके अंदर जो है एक तो हम एक्टिव साइट को पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। दो मॉडल हैं बेसिकली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। लॉक एंड की मॉडल है, इसी तरह जो है वो हमारे पास दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। तो इन दोनों मॉडल्स को अब हम डिटेल में देखते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखें तो एंजाइम जो हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके या इंटरेक्ट करके उसे जो है वो प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, इसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें एक्टिव साइट का पता होना चाहिए। एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन
जो परफॉर्म करता है वो इंटरेक्ट करके करता है सबस्ट्रेट के साथ एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एक्टिव साइट। यानी एंजाइम के ऊपर वो जगह जो जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके उसके साथ कोई बॉन्ड्स बना के जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करती है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। दीज एक्टिव साइट्स आर pockets or cleft on the enzyme surface that directly participate in catalysis। यानी कि ये जो है यहाँ पे जैसे आप इमेज देख सकते हैं, इसके अंदर ये एक्टिव साइट है जो कि एक पॉकेट और क्लेफ्ट की शक्ल में है। अंदर को जो है वो एक स्पेस सी बनी हुई है जहाँ पे जाके जो रिएक्टेंट हैं या जो सबस्ट्रेट है वो जाके अटैच होगा और ये जो है वो कैटालाइसिस करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा। दो मॉडल जो हैं इस काम के लिए या मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं। उसमें पहला है लॉक एंड की मॉडल, बहुत मशहूर ये मॉडल हैं। लॉक एंड की मॉडल में क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एमिल फिशर ने 1894 में सजेस्ट किया था इस मॉडल को और ये बताया था कि जो एक्टिव साइट है उसकी फिक्स्ड शेप या स्ट्रक्चर होता है लाइक अ लॉक। ठीक है, जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है लाइक अ लॉक। द सबस्ट्रेट एक्ट एज द की, और वहीं पे जो सबस्ट्रेट जिसने टूट के प्रोडक्ट में चेंज होना होता है वो सबस्ट्रेट है, बेसिकली रिएक्टेंट समझें आप इसको। वो की तरह जो है वो एक्ट करता है और फिट होता है प्रिसाइजली इनटू एंजाइम्स एक्टिव साइट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आते हैं, यहाँ पे दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं और इस जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे वो सारे जो हैं वो बॉन्ड्स बनते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन जाता है सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो अगेन फ्रीली रिलीज़ हो जाता है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन देख लें एंजाइम एज इट इज़ निकल आया है जितना, यानी कि यूटिलाइज नहीं हो गया अंदर। तो यहाँ पे हमने जो लॉक एंड की मॉडल की बात याद रखनी है, उसमें ये याद रखना है कि एंजाइम को आपने एज अ लॉक कंसीडर करना है कि जिसकी एक ख़ास एक्टिव साइट है जहाँ पे चाबी ने जाके या की ने जाके अटैच होना है और उसके अंदर वो फिक्स्ड है उसकी शेप। इसी तरह जो की है वो सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट जो है वो प्रिसाइजली उसकी भी शक्ल ऐसी बनी है कि ओपोजिट है बिल्कुल एंजाइम के। यहाँ पे देखें, अगर इसके इधर से जो है वो अंदर वाली साइड को ग्रूव है तो उसके यहाँ से बाहर वाली को प्रोट्रूडिंग है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ऑपोजिट जो है बिल्कुल, ताकि एक दूसरे के अंदर प्रॉपर फिक्स हो सके। तो इस सूरत में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, ट्रांसफॉर्मिंग सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट विच आर देन रिलीज फ्रॉम द एंजाइम। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को देखें तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी उसकी मॉडिफिकेशन थी लॉक एंड की मॉडल की। इसमें डैनियल खोशलैंड ने 1958 में ये मॉडल प्रपोज किया था और इसमें जो तब्दीली की गई थी वो ये थी कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो रिजिड नहीं होती, मतलब इतनी हार्ड नहीं होती। इंस्टेड इट चेंजेस शेप व्हेन द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम, बल्कि वो थोड़ी सी शेप में चेंजेस कर सकती है जबकि सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो अपनी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ी सी मोल्ड कर लेती है, अलोइंग द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इफेक्टिवली। अब ये कम्प्लीटली न्यू शेप नहीं बनेगी, हाँ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करना पड़ेगा शेप को तो वो कर लेगी। ये भी स्टिल जो है ये याद रखना है कि बिल्कुल न्यू शेप में चेंज नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत जो है एक्टिव साइट की शेप को चेंज किया जा सकता है। मतलब ये जैसे कि ऊपर वाला मॉडल जो है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, वो प्रॉपर रिजिड शेप कहता है कि वो कहता है कि ज़रा से भी गुंजाइश नहीं है कि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट को चेंज करे। लेकिन जो डैनियल खोशलैंड है इन्होंने कहा था कि जो एंजाइम है वो अपने थोड़ा बहुत यानी कि एक हद तक जो है वो शेप को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें एंजाइम की शेप इस तरह से थी, सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप थोड़ी सी चेंज थी, तो उसके मुताबिक एंजाइम ने अपने एक और ग्रूव जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने अंदर मॉडिफाई किया और बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जिसके नतीजे में जो है सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। तो ये डैनियल खोशलैंड का मॉडल था जो कि उससे ज़रा डिफरेंट है। तो दोनों मॉडल जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर जो है इनके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फैक्टर दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इसमें टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है। जी, तो फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जैसे कि आपको बताया गया था उसकी प्रॉपर्टीज़ में कि एंजाइम जो हैं हाईली सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट से। देयर एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सबसे पहले है। हर एंजाइम जो है ना वो बेस्ट काम करता है एक ख़ास टेम्परेचर पे, और उसे उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। Each enzyme works best at specific temperature. For most human enzyme, the optimum temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन के अंदर जो ज़्यादातर इंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ही है। एट टेम्परेचर बिलो द ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी इज स्लोअर ड्यू टू रिड्यूस्ड मोलिक्यूलर मूवमेंट। अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होगी। आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है, जिससे मोशन बढ़ जाता है। तो एट हायर टेम्परेचर क्या होता है, हीट जो है वो ब्रेक कर देती है एंजाइम के बॉन्ड को, लीडिंग टू द लॉस ऑफ इट्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का तस्करा करते हुए मैंने आपको बताया था कि जब एक्सेसिव हीट मिलती है एंजाइम को तो उसका जो एक ख़ास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें उसकी एक्टिव साइट भी आ जाती है। अब अगर एक्स्ट्रा हीट मिलेगी तो उसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जब अपना एंजाइम अपने बॉन्ड्स उसके आपस के एटम के टूटेंगे तो उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा और एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सबस्ट्रेट वहाँ पे फिट ही नहीं हो पाएगा और एंजाइम इस वजह से जो है वो डीनेचर हो जाएगा। और डीनेचरेशन हम इसी चीज़ को कहते हैं कि व्हेन एंजाइम लॉस्ट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सेसिव हीट, दिस इज़ कॉल्ड डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो इसकी वजह से रैपिड डिक्रीज़ होता है एंजाइम की एक्टिविटी में। अब अगर हम इसमें बेसिक आपने यही 3 बातें बतानी होती हैं टेम्परेचर से रिलेटेड के मैक्सिमम एंजाइम जिस टेम्परेचर पे वर्क करता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर कम हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लोअर हो जाती है, टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। ये 3 पॉइंट हैं आपने जो मेन जहन में रखने हैं। फिर आपने साथ ये जो ग्राफ है ये ज़रूर बनाना है। इसमें देखें कि एक साइड पे रेट ऑफ रिएक्शन है और एक साइड पे टेम्परेचर है। अब अगर हम देखें तो 20 से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन देखें कि इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर आगे को इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। और 40 पे जाके, या सॉरी 40 से थोड़ा सा पहले 37 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे देखें हाईएस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अब मैक्सिमम हो गया। उससे भी जब इंक्रीज़ किया गया टेम्परेचर तो अब प्रोटीन का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होने लगा और उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि अब एक्टिव साइट्स जो हैं उनकी शेप चेंज हो रही है। जो सबस्ट्रेट है वो उनमें फिट ही नहीं हो पा रहा और प्रोडक्ट में चेंज ही नहीं हो पा रहा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया रिएक्शन। तो ये आपने जो है साथ एक ग्राफ ज़रूर ड्रा करना है। नेक्स्ट हम पीएच को देख लेते हैं। पीएच का भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह का ग्राफ बनता है जैसा कि टेम्परेचर का है। एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे एंजाइम जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और वो भी हर एंजाइम की स्पेसिफिक होती है। जो चेंज करें अगर हम पीएच में तो आयोनाइजेशन हो जाती है अमाइनो एसिड की इन एंजाइम्स एक्टिव साइट। ठीक है, आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं अमाइनो एसिड एक्टिव साइट से, स्लोइंग और कम्प्लीटली हाल्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, जिसकी वजह से या तो स्लो डाउन हो जाएगा रिएक्शन या कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ग्राफ को देखें तो बिल्कुल टेम्परेचर की तरह ही यहाँ पे देखें कम पीएच पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुआ है। मैक्सिमम जो पीएच है पेप्सिन की बात की जा रही है वो 2 है ऑप्टिमम पीएच। 2 पे जाके देखें रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम है। जैसे ही 2 से फर्दर इंक्रीज़ की गई है पीएच तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टॉप होना शुरू हो गया, डिक्रीज़ होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो गया। इसी तरह ट्रिप्सिन की बात की जा रही है। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये यहाँ पे देखें 7 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी जो पीएच है ऑप्टिमम वो आपके पास जो है वो 8 के करीब आ रही थी।
तो 7 से 8 के करीब जाके इसकी ऑप्टिमम पीएच है, वहाँ पे जाके हाईएस्ट रिएक्शन का रेट हुआ। उसके बाद जैसे ही 8 से इंक्रीज़ फर्दर की तो उससे रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। अब पेप्सिन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पेप्सिन एक्टिव होती है इन द स्टमक और वर्क करती है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक जो है वो 1 से 6 तक एसिडिक होता है, 1 जो है वो हाईली एसिडिक होता है, 1.5 से 2 तक जो है वो पेप्सिन वर्क करती है। इसी तरह अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो एक्टिव होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और अल्कलाइन मीडियम में काम करती है। अल्कलाइन मीडियम आपको पता है 7 से आगे जो 14 तक। तो यहाँ पे पीएच के ग्राफ दोनों के मैंने विजिबल कर दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बिल्कुल टेम्परेचर की तरह ही इनको भी ड्रा करना होता है, इन दोनों की आप जो है वो रख लें ऑप्टिमम पीएच याद पेप्सिन और ट्रिप्सिन की, उस हिसाब से ड्रा कर दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो आ जाता है हमारे पास जो फैक्टर, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या है? बेसिकली रिएक्टेंट हैं जो कि किसी रिएक्शन के अंदर ऐड किया जा रहा है। क्या होगा कि जब हम इंक्रीज़ करेंगे स्टार्ट में सबस्ट्रेट तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक तो ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी एंजाइम हैं, लेट्स से 100 एंजाइम थे रिएक्शन के अंदर और 50 सबस्ट्रेट था। अब हमने 50 से जब 100 तक लेके गए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, तो 100 के 100 एंजाइम जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो गए। अब उससे फर्दर जब हम इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स से हम 100 के बाद 10 या 20 सबस्ट्रेट और ऐड कर देते हैं, तो अब उनके पास कोई एंजाइम ही नहीं है जिसके साथ वो जाके बाइंड करें, तो वो रिएक्शन में पड़े तो रहेंगे लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे उस वक़्त, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो एक हद तक जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। उसके बाद फर्दर इंक्रीज़ करते भी जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। ये लाइन आपको दिखा रही है कि यहाँ पे हमने जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया यहाँ तक, तो इन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, ये देखें ऊपर की तरफ। लेकिन इसके बाद हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्टिल उतना ही है। तो इट्स मीन यहाँ पे आके तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट जो है ऑक्यूपाइड है। अब जो है वो फर्दर सबस्ट्रेट जो है वो जाके अटैच ही नहीं हो पा रहा है एक्टिव साइट से, तो वो रिएक्शन के अंदर बस मौजूद है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इस स्टेट को जब तमाम जो एंजाइम की एक्टिव साइट हैं वो कवर हो चुकी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। और उसके बाद एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट फर्दर इंक्रीज द रिएक्शन रेट। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है, आप लोग इस तीनों को आपने एक्सप्लेन करना होता है विद देयर ग्राफ। नेक्स्ट अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन को देख लेते हैं। अब हम एंजाइम की इनहिबिशन जो है अगर उसको हम देखें तो सर्टन सब्सटेंसेस जिनको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, यानी एंजाइम जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं उनके रेट को स्टॉप करवाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन, एंड अकर इन 2 मेन वेज। दो तरह से जो हैं वो एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है, एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट किया जाता है। इसमें आ जाता है एक कम्पिटेटिव इनहिबिशन और दूसरी आ जाती है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। कम्पिटेटिव से मुराद कंपटीशन है, तो कंपटीशन नाम जो है उससे ही आपने एक ताल्लुक़ पैदा करना है कि इसमें क्या होगा, किस तरह से इनहिबिटर वर्क करेगा। तो कम्पिटेटिव का मतलब है compete करना, किसी के साथ मुकाबला करके उससे जीतना, ठीक है। तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं? वो रिसेंबल करते हैं सबस्ट्रेट से ही, जिस तरह का सबस्ट्रेट होता है वैसा ही कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, और compete करता है फॉर बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। यानी compete किस लिए करता है कि सबस्ट्रेट से पहले वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर जाए, इसे कहते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन। यानी कि उसने compete किया सबस्ट्रेट को कि सबस्ट्रेट से पहले पहुंचा है एक्टिव साइट पे और वहाँ पे जाके उसने बाइंड कर लिया खुद को। अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट आएगा लेकिन उसके पास फिट होने की जगह ही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है।
अब इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं। व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू एक्टिव साइट इट ब्लॉक अ सबस्ट्रेट प्रिवेंटिंग द रिएक्शन। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक विच compete with the bacterial enzyme substrate and inhibit the bacterial enzyme activity। ये जो एंटीबायोटिक्स हमें दी जाती हैं उसमें हम बैक्टीरिया ने जो अपने रिएक्शन फास्ट करने होते हैं अपने इंजाइम को एक्टिवेट करके, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो एंटीबायोटिक होती है वो उनके इंजाइम के साथ जाके उनके सबस्ट्रेट से पहले ही बाइंड कर देती है और उनके सबस्ट्रेट को वहाँ पे बाइंड करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। इसने क्या किया है कि कुछ तो होते हैं कंप्लीट एक्टिव साइट को कवर करते हैं। अब ये जो है इसने जस्ट थर्ड वाला, ये वाला जो सबस्ट्रेट का पोर्शन जहाँ पे फिट होना था उस वाले पोर्शन को जाके कवर कर दिए। अब उस पोर्शन को कवर करने की वजह से ये सबस्ट्रेट जो है अब यहाँ पे तो फिट हो नहीं सकता क्योंकि ये वाली चीज़ इसकी इसमें एंटर ही नहीं हो सकेगी, तो जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है अटैच नहीं हो पा रहा। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं उनको compete नहीं करना पड़ता। अगर हम नॉन कम्पिटिटिव की बात करें तो उनका नाम सजेस्ट कर रहा है कि उन्हें कोई मुकाबला नहीं करना पड़ता। क्यों? उसकी ख़ास वजह है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू अ लोकेशन अदर देन द एक्टिव साइट। क्योंकि उनकी जो शेप है वो सबस्ट्रेट जैसी नहीं होती और ना ही उन्हें एक्टिव साइट की ज़रूरत होती है बाइंड करने के लिए। वो एंजाइम के किसी भी पार्ट पे जाके बाइंड कर दें तो एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देंगे, चेंज कर देंगे, और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखना है। कम्पिटेटिव क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। पहले पहुंचते हैं एक्टिव साइट पे और वहाँ पे बाइंड कर लेते हैं, सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलता। और वहीं पे जो नॉन कम्पिटेटिव हैं वो कहीं पे भी एंजाइम की एक्टिव साइट के बजाय किसी और जगह पे भी, सबस्ट्रेट अगर अटैच भी है एक्टिव साइट पे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साइड पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्हें कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है और साइड पे अटैच होके वो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे और सबस्ट्रेट जो है उसमें फ़िक्स नहीं हो पाएगा और इस वजह से जो है वो रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो दिस बाइंडिंग अल्टर द एंजाइम ओवरऑल शेप इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट मेकिंग इट इनकम्पैटिबल विद द सबस्ट्रेट। मतलब अब जो सबस्ट्रेट है वो उसके काबिल नहीं रहा एंजाइम के में फिट होने के। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हैवी मेटल लाइक मर्करी एंड सर्टन कैंसर थेरेपी ड्रग्स। ठीक है, ये कैंसर थेरेपी ड्रग्स जो हैं उनके अंदर भी यही काम किया जाता है, ऐसा नॉन कम्पिटेटिव जो है इनहिबिटर डाला जाता है, और हैवी मेटल लाइक मर्करी वगैरह भी। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये आज का हमारा जो था ये लेक्चर था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय भी जो है वो हमें ज़रूर भिजवाइएगा ताकि हमें अपने लेक्चर इम्प्रूव करने में मदद मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।